ओके, चलिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। सभी कैसे आए हो? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। और जैसा कि आपको पता है कि लास्ट हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत धारा हमने स्टार्ट करी थी, तो आज उसी को आगे हम कंटिन्यू करने वाले हैं। सभी बच्चों से गुजारिश है फटाफट जुड़ जाएं। जो बच्चे नहीं आए हैं उनको प्लीज़ आप बुला लें ताकि हम क्लास को टाइम से स्टार्ट कर सकें, ठीक है? ओके, गणेश, नीतीश, अजय, राहुल, यादव जी, सभी को जय हिंद, सभी को जय हिंद, सभी को गुड इवनिंग। फटाफट सभी बच्चे जय हिंद लिखेंगे और एक बार ज़रूर कंफर्म कर दें क्या सभी को आवाज़ और वीडियो क्लियर है। गुड इवनिंग। ओके, तो सबसे पहले आप सभी को बताना चाहता हूं कि शौर्य भारत की जो बुक्स हैं, जो नोट्स हैं, अब आपको वो ऑनलाइन के अलावा ऑफलाइन भी आप मंगवा सकते हैं। घर बैठ के भी आप बुक्स को पढ़ सकते हैं। उसके लिए आपको करना क्या है, ऑर्डर करना है। ऑर्डर आप चाहो तो अमेजॉन के थ्रू करो या आप शौर्य भारत ऐप के थ्रू करो, आपको बुक्स घर बैठे मिल जाएंगी। और ये बुक्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज आपकी जो प्रिपरेशन है उसमें इसका बहुत बड़ा हाथ रहने वाला है। तो प्लीज़ इस बुक को मंगाएं और अपनी प्रिपरेशन को और अच्छा करें, ठीक है? जय हिंद, क्लियर है, वेरी गुड। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और जय द्वारकाधीश, ऑल क्लियर, वेरी गुड। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में कल की क्लास में हमने आवेश के बारे में पढ़ा, धारा के बारे में मैंने आपको काफ़ी चीज़ें कल बताई। तो एक बार फटाफट शॉर्ट में मैं आपको रिवाइज करा देता हूं ताकि हम आगे वाली चीज़ों में हमें कोई दिक्कत वापस ना आए, ठीक है? तो जो बच्चे कल नहीं आए थे, अब पूरा तो मैं नहीं बताऊँगा, वो पिछली क्लास देख लें, पर मैं अभी थोड़ा बहुत रिवाइज करा देता हूँ कि आने वाली क्लासेस में हमें उसके लिए मदद मिले, ठीक है? तो सबसे पहले ध्यान रखना, लास्ट क्लास में हमने विद्युत धारा के बारे में बात करी थी। तो विद्युत धारा जो होता है I बराबर Q/T होता है। एक तो ये ध्यान रखना है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, इसकी यूनिट ध्यान रखना जो कि क्या है, एम्पियर है, ठीक है? और क्या हो सकती है, कूलाम्ब बटा सेकंड। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, कूलाम्ब सेकंड इनवर्स। क्या लिख सकते हो, कूलाम्ब सेकंड इनवर्स, ठीक है? इसके अलावा मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि विमा क्या होती है। विमा इसकी A होगी, पर अगर आपसे आवेश की विमा पूछ लें, चार्ज की पूछ लें, तो वो AT होती है, ठीक है? क्या होती है, AT। और इसका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से ये आता है कि ये राशि कैसी है, तो ध्यान रखना स्केलर यानी कि अदिश। तो ये सारी चीजें हमने कल की क्लास में डिस्कस करी थी, तो उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? जय हिंद दीपक, सरताज, अमित, राहुल, कांस्टेबल राम, दलाराम, सभी को जय हिंद, ठीक है? ओके, तो ये सारी चीज़ें हमने कल की क्लास में क्लियर कर ली थी। अब इससे आगे चलते हैं, ठीक है? अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें और हैं। सबसे पहला पॉइंट ये होता है कि धारा को मापने के लिए हम कौन से इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं। धारा यानी कि करंट को मापने के लिए हम कौन से इंस्ट्रूमेंट यानी कि कौन से यंत्र का इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं दो चीज़ों को लेके। किसको लेके? दो चीज़ों को लेके। एक इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं एमीटर को लेके, ठीक है? एक होता है एमीटर और एक होता है गैल्वेनोमीटर। क्या होता है? गैल्वेनोमीटर, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, धारा मापी। तो एक तो धारा मापी होता है और एक एमीटर होता है। इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब बात यहाँ पर ये होता है कि इन दोनों के बारे में हमें कंफ्यूजन ये होता है कि धारा को कौन नापता है। अगर दोनों धारा को नापते हैं तो हम दो अलग अलग क्यों लेते हैं। तो चलिए उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है? पहली चीज मैं आपको बता देता हूं, धारा अगर आपको नापनी है कोई भी रेंज की, रेंज समझ रहे हो? अगर मैं बोल रहा हूं 0 एम्पियर से लेके अनंत तक, 0 एम्पियर से लेके अनंत मतलब कितना भी आप ले लो, 1000, 2000, 5000, 6000। अगर आपको धारा काफी ज्यादा है, समझ लो मैं कह रहा हूं 1000 एम्पियर है, कितनी है, 1000 एम्पियर है, तो उसको भी ये नाप सकता है कौन, हमारा एमीटर। कौन नाप सकता है? एमीटर। तो एमीटर जो होता है ये हमारे करंट को नापता है, करंट को मेजर करता है। तो क्वेश्चन आता है कि सर धारा मापी का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? तो इसका नाम क्या है, धारा मापी। आपको लगेगा कि सर ये गैल्वेनोमीटर जो है ये भी क्या
नापा जाता है? बिल्कुल, ये भी धारा को नापता है, पर इसकी एक रेंज होती है, इसका एक परास होता है। ये 0 से लेके सिर्फ 10 एम्पियर तक नाप सकता है। तो ज़्यादातर हम इसका इस्तेमाल धारा मापने के लिए नहीं कर सकते। हाँ, जहाँ पर धारा कम है वहाँ हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, पर मैं आपको इसके अलावा भी बताना चाहता हूँ कि गैल्वेनोमीटर जो होता है, धारा मापी जो होता है, वो धारा मापने के अलावा एक और महत्वपूर्ण काम करता है। और वो क्या करता है? वो हमें डिटेक्ट करके बताता है। क्या करता है? डिटेक्ट करता है करंट को। यानी डिटेक्ट का मतलब होता है, बताता है कि क्या तार में करंट है कि नहीं है। अगर आपको कोई बोल दे कि तार में करंट है, तो करंट को सेंस करना, उसके बारे में करना कि हाँ इसमें धारा है कि नहीं, तो उसके लिए हम गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। पर यहीं तक चीज़ें रुकती नहीं है, ये धारा को सेंस तो करता है, उसको ये आप कह सकते हो स्पर्श करता है कि हाँ इसमें धारा है, तार में करंट है। पर जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, ये डायरेक्शन बताता है करंट की। क्या करता है? डायरेक्शन बताता है करंट की। किसकी दिशा बताता है? धारा की। एमीटर ये चीज नहीं करता। एमीटर आपको सिर्फ मात्रा बताता है कि धारा कितनी है। पर ये जो धारा मापी होता है, ये धारा को सेंस करता है, ये बताता है कि इस तार में धारा है कि नहीं है। इसका मेन उद्देश्य हमारा धारा मापना नहीं है, हमारा मेन उद्देश्य इससे ये है, हम ये जानना चाहते हैं क्या तार में करंट है कि नहीं है। अगर करंट है तो उसकी दिशा क्या है, उसकी डायरेक्शन क्या है। बात समझ में आ गई? हाँ, उपस्थिति नापता है। वेरी गुड। गैल्वेनोमीटर पराश का नाप है सर। किसका नाप है? स्पर्श। हाँ, अच्छा, तो बात समझ में आ गई सभी को कि धारा को असल में अगर आपकी उसको मात्रा आपको नापनी है तो एमीटर सबसे बेस्ट है। बट गैल्वेनोमीटर का मेन काम होता है दिशा बताना, धारा की दिशा किस तरफ है, क्या वो डायरेक्शन उसकी इस तरफ है या डायरेक्शन उस तरफ है। तो कुल मिला के धारा को वो सेंस करता है, उसको बताता है कि तार में धारा है कि नहीं है। तो ये सबसे बड़ा अंतर होता है दोनों के अंदर। ठीक है, वेरी गुड, क्लियर है सभी को? तो ये सारी चीजें आप यहाँ लिखी हुई है, पढ़ भी लेना। ठीक है, अब इसमें एक और क्वेश्चन ये आ जाता है कि चलो ठीक है सर, मान लिया कि ए मीटर से हम इसको नापते हैं, अब इसको सर्किट में कैसे लगाते हैं। तो चलिए सर्किट की बात करते हैं। यहाँ पर समझिए मेरा एक बल्ब है। क्या है? बल्ब है। और यहाँ पर मेरा सेल है, यानी कि यहाँ पर मैंने सेल लगाया है। ये मेरा प्लस है, ये मेरा माइनस है। और इसमें हम क्या चीज़ें लगाते हैं? यहाँ पर चलिए मैंने एक की लगा दी। की क्या होता है? जो आपका स्विच होता है, जिससे आप इसको ऑन ऑफ करते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि मुझे ये नापना है कि इस तार में कितनी करंट बह रही है। तो उसके लिए मैं क्या यूज करता हूं? उसके लिए मैं एमीटर लगाता हूं। मैं मात्रा नापने की बात कर रहा हूं। तो हम एमीटर को सर्किट में, हम एमीटर को हमारे सर्किट में कैसे लगाते हैं? हम एमीटर को सर्किट में सीरीज में लगाते हैं। किस में लगाते हैं? सीरीज में, जिसको हम श्रेणी क्रम बोलते हैं। ठीक है, तो श्रेणी क्रम में आपका जो एमीटर होता है उसको हम लगाते हैं सर्किट के अंदर। क्लियर है? तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन बनता है। हाँ, गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखो, ऑल्दो आपके कोर्स में ये नहीं है, पर मैं फिर बता देता हूँ। गैल्वेनोमीटर जो होता है, ये आपके कोर्स में वैसे नहीं है, उसको आप एमीटर में भी बदल सकते हैं, आप उसको वोल्ट मीटर में भी बदल सकते हैं। करना कुछ नहीं होता है। गैल्वेनोमीटर में आपको एक प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस लगाना होता है, एक्स्ट्रा लगाना होता है। ठीक है, अगर आप गैल्वेनोमीटर के अंदर एक छोटा प्रतिरोध लगा देंगे, जिसको शंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? शंट। तो शंट एक छोटा, बहुत ही छोटा प्रतिरोध होता है, उसको हम कहाँ लगा देते हैं? गैल्वेनोमीटर में लगा देते हैं, जिससे कि वो क्या बन जाता है? एमीटर। और जब हम वोल्ट मीटर बनाते हैं तब इसमें हम बहुत ज्यादा हाई रेजिस्टेंस यानी कि उच्च प्रतिरोध वाला एक तार इसमें लगा देते हैं। बस ध्यान देने वाली बात क्या है कि इसमें हम उसको पैरेलल में लगाते हैं, समांतर में लगाते हैं, और इसको इसमें हम सीरीज में यानी कि श्रेणी क्रम में लगाते हैं। पर मेरे हिसाब से आपके कोर्स में ये सारी चीजें नहीं होंगी। ठीक है, हाँ बिल्कुल, लक्ष्य भी सही दिया है। मैंने कराया होगा, आई थिंक, शायद मैं भूल गया होऊंगा, आई डोंट नो, बट आई थिंक आपके इसके क्वेश्चन आते ही नहीं होंगे। ठीक है, गली की लाइट किस क्रम में होती है सर? ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार बच्चे मेरे से पूछते हैं, तो इसका मैं जवाब देता हूँ मिक्स्ड। अब देखो, गली की लाइटें जो होती हैं, अब ये डिपेंड करता है क्वेश्चन में
ठीक है। बाकी मेरे हिसाब से तो कॉम्बिनेशन होता है दोनों का, सीरीज और पैरेलल का, ठीक है। अभी आएगा, आप थोड़ा सा अपने घोड़े संभालें, ये अभी टॉपिक आएगा प्रतिरोध वाला, वहां पर अपन ये सारी चीजें करेंगे, सीरीज पैरेलल, किसको किस में लगाना चाहिए, घरों में क्या होना चाहिए, घरों में क्या नहीं होना चाहिए, कौन सा क्रम हमारे लिए सही रहता है, कौन सा क्रम किधर इस्तेमाल होता है, ये सारी चीजें हम उसमें बात करेंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई सभी को? यहां तक सभी को समझ में आया कि नहीं आया, एक बार कमेंट में, है ना। पैरी पौना लक्ष्य, ओके, पैरी पौना, ओके, पैरी क्यों पहना भाई, जय हिंद सही है अपना, ठीक है। चलिए, यहां तक सभी को समझ में आई चीजें? सत श्री अकाल, क्लियर है सभी को? एक बार यस लिख दीजिए। ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई रिलेटेड टू ए मीटर और गैल्वेनोमीटर। अच्छा, ए मीटर को जोड़ा जाता है सीरीज में, यानी कि श्रेणी क्रम में, जो भी आपका सर्किट है उसमें श्रेणी क्रम में इसको जोड़ा जाता है। यहां तक सभी को क्लियर है? एक बार यस लिख दीजिए, फिर हम आगे की ओर चलेंगे, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट आता है इसके अंदर इलेक्ट्रॉनों का बहाव, फ्लोइंग और मूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये वैसे हमने कल कर लिया था, वापस में एक बार मैं फिर बता देता हूं। ये क्या कह रहा है, ये मैंने आपको कल बताया था कि अगर आपके पास कोई सर्किट है, क्या है, सर्किट है, और ये मैंने इसमें बैटरी लगाई है, तो अगर आपसे अगर बोले इलेक्ट्रॉनों का बहाव कहां से कहां होता है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कहां से कहां चलते हैं, तो मैंने आपको कल बोला था ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन होता है उसकी दिशा कहां होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव। नेगेटिव से पॉजिटिव आपके इलेक्ट्रॉन चलते हैं, तार में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी दिशा कहां से होती है, नेगेटिव से लेके बैटरी के पॉजिटिव तक। अब रही बात धारा की, ये किसकी दिशा है, इलेक्ट्रॉन की। रही बात धारा की, तो धारा भैया जो होते हैं हमारे, वो चलते हैं इससे विपरीत, यानी कि वो चलते हैं इससे अपोजिट। अगर आप अपोजिट की बात कर रहे हैं तो अपोजिट चलेंगे, यानी कि जो करंट होता है ना, जो करंट होता है उसकी दिशा कहां होती है, बैटरी के प्लस से लेके नेगेटिव तक। ये चीज मैंने कल जाते जाते भी आपको बताई थी, बट आप इसको अच्छे से पढ़ लेना, ये अच्छा क्वेश्चन यहां से बनता है। किस कारण, किस क्रम में जोड़ते हैं, गैल्वेनोमीटर को सीरीज में ही जोड़ते हैं सरताज, ठीक है। ठीक है, समझ में आ गया। पैरेलल में तो नहीं जोड़ते मेरे हिसाब से, चेक कर लूंगा एक बार। मेरे हिसाब से गैल्वेनोमीटर को भी सीरीज में ही जोड़ते हैं, चेक कर लेंगे, ठीक है। एक बार, मुझे भी आइडिया कम है अभी। मेरे हिसाब से देखो, गैल्वेनोमीटर इस तरीके से लगाया जाता है, जहां पर हम व्हीटस्टोन ब्रिज लगाते हैं, तो यहाँ पर ये गैल्वेनोमीटर लगता है। हाँ, बेसिकली गैल्वेनोमीटर का देखो इस्तेमाल मैं आपको बताता हूँ होता क्या है। कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर गैल्वेनोमीटर को कहाँ लगाते हैं, क्यों लगाते हैं। तो समझ लो, ये दो तारे हैं, इन दो तारों के बीच में गैल्वेनोमीटर को लगाते हैं। अब ये दो तारों को आप, चलिए अब इसको आप श्रेणी क्रम भी बोल सकते हैं, अदरवाइज ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है मेरे हिसाब से। देखो, मेरे हिसाब से तो इसका कुछ एग्जैक्ट आंसर नहीं होगा, इस तरीके से गैल्वेनोमीटर लगता है। अब ये श्रेणी क्रम है या पैरेलल है, वो डिपेंड करता है सर्किट पे, पर मेरे हिसाब से अगर आप धारा इससे सेंस कर रहे हैं तो आपको इसको सीरीज में लगाना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, वोल्ट मीटर पैरेलल में होता है, तो अगर आप इससे धारा को सेंस कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से तो आप इसको सीरीज में लगाएंगे, पर मैं फिर भी एक बार इसको कल चेक कर लूंगा, ठीक है। आप मुझे एक बार फिर याद दिला देना, ठीक है। कल की क्लास में आपको मैं एक बार फिर बता दूंगा, पर मेरे हिसाब से सीरीज होना चाहिए, ठीक है। बाकी कल देख लेंगे एक बार, पैरेलल चेक कर लेंगे, ठीक है, देख लेंगे एक बार, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कल मैं एक बार चेक कर लूंगा। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर तो यहाँ पर मैंने बात कर ली है डायरेक्शन की, सभी को समझ में आ गया है डायरेक्शन का क्या सीन है यहाँ पर, ठीक है। गैल्वेनोमीटर भी पैरेलल होता है, चलो ठीक है, पैरेलल होता होगा, मैं एक बार चेक कर लूंगा, ठीक है। विद्युत धारा दिशा संचक यंत्र है, ओके, ठीक है, कोई नहीं, कल एक बार मैं कंफर्म कर दूंगा आपको वापस, ठीक है। अभी मेरे को शायद इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, एक बार मैं कल कंफर्म कर दूंगा, ठीक है। चलिए अब इधर ध्यान दीजिए, तो ये वाली चीज आपकी हो गई है कि धारा का प्रवाह कहाँ होता है और इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह कहाँ होता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है कि चालकता के आधार पर पदार्थ कितने तरीके के होते हैं। आपने देखा होगा कि जो पदार्थ होते हैं वो कंडक्टर भी होते हैं, वो नॉन कंडक्टर भी होते हैं, सेमी कंडक्टर भी होते हैं, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, तो एक बार फिर उसको मैं आपको बता देता हूँ क्या होते हैं, ठीक है। जो
जो सबसे पहला हम पढ़ते हैं वो होते हैं कंडक्टर। कंडक्टर को हम बोलते हैं चालक, और चालक ज्यादातर कैसे होते हैं? मेटल। तो जो भी आपके मेटल है, जो भी आपके धातु हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं? कंडक्टर होते हैं, ठीक है। पर उसमें एक चीज आपको ध्यान रखनी है, मरकरी, ये थोड़ा सा स्पेशल है। मरकरी एक तरीके का वैसे तो धातु नहीं है, वो सॉलिड नहीं है, लिक्विड उसको होता है, बट हम उसको इसमें इंक्लूड करते हैं। इवन इसके अलावा मनुष्य का शरीर, हमारा जो बॉडी है, ये भी क्या है? कंडक्टर है। प्लस मरकरी एक तरीके का आपको पता है, लिक्विड मेटल जिसको हम कहते हैं, तो ये भी एक तरीके का क्या है? कंडक्टर है, यानी कि चालक है। तो ये कुछ अलग चीजें हैं जिसको आप ज्यादा ध्यान से आप पढ़ेंगे, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर से भी धारा प्रवाहित होती है। आपको सभी को पता है कि जैसे ही हम किसी चीज को हाथ लगाते हैं तो हमें करंट क्यों आता है? देखो, करंट तब आता है जब वो करंट का सर्किट बन जाता है। करंट तब लगता है जब आपने तार को हाथ लगाया तो करंट आपकी बॉडी से पास हुआ है। जब करंट आपकी बॉडी से पास हुआ, इसका मतलब हमारी बॉडी में भी फ्री इलेक्ट्रॉन है। कोई भी बॉडी अगर कंडक्टर है, चालक है, तो उसके पीछे का कारण क्या है? कि उसके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन है, यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन है। मैंने आपको पहले भी बताया था, कंडक्टर्स जो होते हैं वो धारा को प्रवाहित करते हैं, वो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो चलते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो वो कंडक्टर नहीं कहलाएगा। तो हमारी बॉडी में भी मुक्त इलेक्ट्रॉन काफी हैं। वैसे ही मरकरी में होते हैं, सिल्वर, तांबा, है ना, लोहा, ये सारे एग्जाम्पल हैं। अच्छा, इसमें अब ये क्वेश्चन आते हैं, क्या तापमान का कोई असर इस पे पड़ता है? वैसे भी हमने प्रतिरोध नहीं पढ़ा है, बट मैं आपको पढ़ा देता हूं कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर को, तापमान को बढ़ाते, समझ लो किसी भी धातु का मैंने तापमान क्या करा? बढ़ाया। तापमान बढ़ने से उसका प्रतिरोध बढ़ता है। क्या बढ़ता है? प्रतिरोध, रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस का काम होता है धारा को रोकना। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो एक जो मेटल है उसकी कंडक्टिविटी, उसकी चालकता धीरे धीरे घटती जाती है। क्या जाती है? घटती जाती है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, लेड इसमें नहीं आता। हाँ बिल्कुल, वो लेड बैड कंडक्टर में आएगा, इंसुलेटर में आएगा, ठीक है। हाँ जी, नेगेटिव चार्ज होती है, बिल्कुल, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जैसे ही आपने टेम्परेचर को बढ़ाया, प्रतिरोध बढ़ गया, और प्रतिरोध बढ़ने का मतलब है धारा का कम हो जाना। और धारा अगर कम हो जाती है तो आपकी चालकता, कंडक्टेंस कम हो जाती है। देखो, दो चीजें होती है, एक होता है कंडक्टर, एक होता है कंडक्टेंस, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कंडक्टर तो एक मेटल है, एक बॉडी है, कंडक्टेंस उसका गुण है। दोनों में आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कंडक्टर और कंडक्टेंस यानी कि चालक और चालकता। चालक जो होता है वो एक मटेरियल है, एक धातु है, वहीं पर जो चालकता होती है, कंडक्टेंस होती है, वो असल में उसका गुण है। तो जितना ज्यादा आप उसका तापमान बढ़ाएंगे उतना ही उसकी चालकता घटती जाएगी, उसमें से धारा प्रवाहित होनी धीरे धीरे कम होती जाएगी, ठीक है। और अगर ये क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे अच्छा इलेक्ट्रिक कंडक्टर कौन सा है, बिजली को सबसे ज्यादा कौन अच्छे से प्रवाहित करता है, तो उसमें आप ध्यान रखना, उसमें होता है सिल्वर। तो सिल्वर एक तरीके का बेस्ट कंडक्टर माना जाता है। वैसे बहुत सारे इसमें पॉइंट्स आ सकते हैं, बट ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं जिस पे आपको ज्यादा फोकस रखनी है, ठीक है। ठीक है, बात समझ में आ गई? ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे कौन से आते हैं इसमें? नेक्स्ट आते हैं हमारे नॉन कंडक्टर। कौन आते हैं? नॉन कंडक्टर, अचालक जिसको बोलते हैं, जिसका एक और नाम है कुचालक, ठीक है, कुचालक। तो कुचालक जो होते हैं उसका मतलब ही होता है नॉन कंडक्टर। नॉन कंडक्टर को अगर मैं इंग्लिश में बोलूं, एक और नाम होता है, इसको बोलते हैं इंसुलेटर। क्या बोलते हैं? इंसुलेटर। तो इंसुलेटर्स वो बॉडीज होती हैं, वो वस्तुएं होती हैं जिसके अंदर से धारा प्रवाहित नहीं होती है। जस्ट उसका विपरीत, नॉन कंडक्टर के अंदर धारा प्रवाहित क्यों नहीं होती है? उसका कारण ये होता है कि इनके अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, इनके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। तो अगर मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, भले आप कितनी भी एनर्जी उसको दे दो, उसका कभी भी ध्यान रखना, उसमें से धारा प्रवाहित नहीं होती, ठीक है। बात समझ में आ गई? अब इसके उदाहरण कांच, मोम, लकड़ी, ये सब क्या है? प्लास्टिक, ये सब क्या है? नॉन मेटल है। ज्यादातर इसमें हमारे नॉन मेटल होते हैं, यानी कि जो धातु नहीं होते हैं। लकड़ी, कांच, प्लास्टिक, आपने देखा होगा कई बार हमें घर वाले बोलते हैं कि यार बिजली के जब भी कोई काम करो तो प्लीज चप्पल पहनो। ये हम कई बार सुनते हैं, ठीक है, कि चप्पल पहन के काम करो, या कभी बिजली की तार को टच करना
करना है तो लकड़ी से टच करो। आपने देखा होगा जो तारों का काम करते हैं जो लोग, वो एक ग्लव्स पहनते हैं, वो ग्लव्स रबड़ के होते हैं। तो ये हर चीज़ का एक कारण होता है, ठीक है, ऐसे ही नहीं पहनते हैं। उसका कारण ये होता है कि जब आप उस तार को हाथ लगाओगे तो ये जो ग्लव्स है इसके अंदर से धारा प्रवाहित होगी नहीं और आपकी बॉडी में जाएगी नहीं। और रही बात चप्पल क्यों पहनते हैं, उसका भी कारण ये है कि जैसे आपने तार को हाथ लगाया, देखो करंट कब आता है, करंट तब आता है जब सर्किट जुड़ा हुआ होता है। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं, ये सर्किट है, ठीक है, ये सर्किट है। अब इस सर्किट में धारा बह रही है, क्यों? क्योंकि ये सर्किट क्लोज्ड है, बंद परिपथ है। जैसे इसमें से मैंने यहां पर एक हल्का सा छेद कर दिया या फिर इसको मैंने यहां से ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया, तो क्या इसमें धारा प्रवाहित होगी? नहीं। धारा प्रवाहित होने के लिए सर्किट का पूरा होना जरूरी है, यानी कि आपका जो सर्किट है वो पूरा होना जरूरी है, यानी कि वो क्लोज होना चाहिए। तो वही चीज हमारे साथ होती है, जैसे हम चप्पल पहन लेते हैं तो हम वो सर्किट को ब्रेक कर देते हैं। क्या कर देते हैं? सर्किट को तोड़ देते हैं, जिसकी वजह से हमें करंट नहीं लगता। तो बहुत ही बेसिक सी चीजें होती हैं, तो ध्यान रखना, ठीक है। रही बात इसके कि यहां पर इसके उदाहरण, तो बहुत सारे उदाहरण होते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस ये ध्यान रखना कि कुचालक जो होते हैं, नॉन कंडक्टर जो होते हैं, इंसुलेटर जो होते हैं, इनके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते। यही कारण होता है कि इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट आता है थर्ड, जिसके बारे में मैंने आपको पहले थोड़ा सा आइडिया दिया था, अब पूरा अच्छे से पढ़ लेंगे। जो हमारा थर्ड टाइप होता है वो होता है हमारा अर्धचालक, जिसको हम सेमीकंडक्टर बोलते हैं। वैसे जब हम इसको 12th क्लास में पढ़ते हैं तो काफी ज्यादा इसके बारे में हम बात करते हैं। सेमीकंडक्टर्स एक तरीके के मॉडर्न, आप कह सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स है। इलेक्ट्रॉनिक्स की जो आपको कह सकते हो ना कि इतना ज्यादा उन्होंने तरक्की कर ली है, वो सेमीकंडक्टर की वजह से ही करी है। इसको मॉडर्न आप कह सकते हो इलेक्ट्रॉनिक्स का एक वर्ल्ड है। तो ट्रांजिस्टर जो बने हैं ये सारे हम सेमीकंडक्टर से ही बनाते हैं, ठीक है। जो भी आजकल ये जो आपकी चिप्स बनती है, जो भी आपके कंप्यूटर के रिलेटेड जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जो पार्ट्स होते हैं, ज़्यादातर उसमें सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो मेरा पॉइंट यहाँ पर ये है कि इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है सेमीकंडक्टर, बट सेमीकंडक्टर को भी हमें ऐसे समझना है कि ये एक तरीके का मटेरियल है। अब नाम से पता चल रहा है सेमीकंडक्टर, क्या है? सेमीकंडक्टर। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, अगर कोई वस्तु आधी कंडक्टर है तो आधी क्या होगी? नॉन कंडक्टर होगी, सिंपल सी बात है। तो यानी कि ये एक इस तरीके का धातु है या मटेरियल है जो कभी कभी तो चालक जैसे करते हैं काम और कभी कभी कुचालक जैसे काम करते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो सामान्य अवस्था में, जो एक आप कह सकते हो कि नॉर्मली जब वो पड़े होते हैं तब वो एक तरीके से कैसे काम करते हैं? अचालक यानी कि कुचालक यानी कि नॉन कंडक्टर। और जब इन पदार्थों में कुछ अप्रद्रव्य मिला दिया जाए, यानी कि इंप्योरिटीज मिला दी जाए, इनकी डोपिंग कर दी जाए, एक स्टैंडर्ड वर्ड हम यूज क्या लेते हैं? डोपिंग जो होता है, ठीक है। डोपिंग एक वर्ड का मतलब होता है कि जब आप इसके अंदर अशुद्धियां मिलाते हो, ठीक है। जब आप सेमीकंडक्टर्स में अशुद्धियां मिलाते हो उसको डोपिंग कहा जाता है, ठीक है। तो जैसे ही आप डोपिंग कर देते हो तो ये कुछ चालक जो है वो, मतलब ये जो सेमीकंडक्टर जो है ये आपके चालक की तरह कार्य करना लग जाते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गया? प्रतिरोध को आधा कर देने पर धारा पर क्या प्रभाव पड़ता है सर जी? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अच्छा, प्रतिरोध को आधा करने पर, तो देखिए बात समझना, प्रतिरोध को आधा करने पर तो V इक्वल्स टू आई आर लगा दो, ठीक है। तो R किसके बराबर हो गया? इनवर्सली प्रोपोर्शनल I के हो गया। I इधर आ जाएगा, है ना। अब इसमें आपने क्वेश्चन जो लिखा है इसमें या तो आपको ये भी बताना पड़ेगा, है ना, कि आपका ये जो V है यानी कि ये जो विभव है ये नियत रहेगा, विभवांतर नियत है, ये आपको क्वेश्चन में देंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप कर लो, बस आपका इसको क्या कर दिया आपने? 2 गुना कर दिया है, ठीक है, आधा कर दिया है। तो जब इसको आधा करेंगे तो ये 2 गुना हो जाएगा, ठीक है, धारा डबल हो जाएगी। देखने वाली बात है ना, प्रतिरोध कम हो गया, ठीक है। बात समझ में आ गई? ओके। डोपिंग का मतलब होता है मिलाना, डोप करना, किसी के अंदर इंप्योरिटीज को मिलाना, ठीक है। ओके, यहां पर आ जाओ। तो यही चीज मैं आपको समझा रहा हूं कि ये नॉन कंडक्टर होते हैं जब नॉर्मल स्टेट में होते हैं, और जैसे इसमें हम इंप्योरिटी मिला देते हैं ये कंडक्टर बन जाते हैं, यानी कि चालक बन जाते हैं। अब इसके कई उदाहरण है, जैसे अगर मैं आपको यहां पर बोलता हूं सिलिकॉन, जर्मेनियम, बिस्मथ, एंटीमनी, ये सब क्या है हमारे? ये हमारे अर्धचालक है, यानी कि कुचालक है। फिर हम इसमें इंप्योरिटीज कैसे मिलाते हैं? हम इसमें आर्सेनिक मिलाते हैं, काफी ज्यादा इंप्योरिटीज होती है, आर्सेनिक जैसी
ऐसी हो गई, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें हमने आर्सेनिक मिलाया तो वो हमने डोपिंग कर दी, जिसकी वजह से इसके जो चालक वाले गुण हैं वो बदल गए। बात समझ में आ गई? कैसे 2 टाइम, देखो 2 टाइम वाला समझ लो आप एक बार। वैसे अभी आप सब आगे चल रहे हो, पहले जो चीज़ हमने अभी करी नहीं है उसके बारे में आप पहले ही पूछने लग जाते हो। धीरे धीरे अपन स्टेज पे चल रहे हैं ना, तो अभी मैं उस पर आया भी नहीं, पर फिर बता देता हूँ। आपने देखो क्या करना है, V इक्वल्स टू आई आर, आई और आर के बीच में संबंध निकालना है। आर व्युक्त कर्मानुपाती है आई के, इसको आप ऐसे लिख सकते हो। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा ऐसे देख लो, ठीक है। R1 क्या है, जो पहले प्रतिरोध था अब कितना कर दिया है, आधा। आधा करेंगे 2 ऊपर चला जाएगा, ये कट गया। पहले मेरी धारा कितनी थी, आई थी, अब कितनी है, आई डैश है, मुझे नहीं पता। तो आई डैश किसके बराबर हो जाएगा दीपक, आई इधर आ जाएगा तो 2i हो जाएगा ना, तो डबल हो गई ना धारा हमारी। समझ में आया अब दीपक? वही मैं कह रहा हूँ, जो पढ़ा रहा हूँ पहले उस पर ध्यान दो। आप बिल्कुल टेंशन मत लो कि कुछ छोड़ूंगा, आप मेरे से आगे ही चल रहे हो। बताओ, अभी तो मैं पढ़ाया ही नहीं, अभी आप पढ़ाऊंगा तो आप डाउट पूछो ना। डाउट तो आपके पुराने डाउट अभी तक पढ़े, वो बाद में आप धीरे धीरे पूछना, ठीक है। क्लियर है? मोबाइल फोन किस एलिमेंट का उपयोग, क्या क्वेश्चन था? चलिए ठीक है, बात समझ में आ गई दीपक। चलिए अब अगली बार से ध्यान रखना, आपको जैसे जैसे टॉपिक हो रहे हैं आप उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछो। अगर पूरा चैप्टर हो जाता है फिर वो चीज़ नहीं होती तो भी आप मेरे से पूछो, ठीक है। पर अभी एक बार स्टार्ट तो करने दो वो चीज़, ठीक है। चलिए, तो ये हमारे टाइप्स हो गए। अब यहाँ से स्टार्ट होता है मेन जो हमसे आता है, पूछते हैं कूलम का नियम। कूलम का नियम यानी कि कूलम्स लॉ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये कूलम्स लॉ, इसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं सबसे पहले कूलम का लॉ क्या होता है। देखो कूलम के लॉ की हम बात करें, सबसे पहले यहाँ पर एक वर्ड आता है कूलम। कूलम बस असल में क्या है, एक साइंटिस्ट का नाम है, एक आदमी का नाम है, एक इंसान का नाम है। और कूलम हम किसके लिए यूज करते हैं, आवेश के लिए। मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था, क्योंकि कूलम किसकी यूनिट होती है, किसका मात्रक होता है, चार्ज का, यानी कि आवेश का। अब ये नियम क्या कहता है, चलिए इसको पहले समझते हैं सरल भाषा में। ये कहता है कि आपके पास समझ लो 2 आवेश है, एक मेरे पास Q आवेश है, एक मेरे पास Q2 है, यानी कि Q1 और Q2 मेरे पास 2 चार्ज है, ठीक है। चलिए इसको अच्छे से बना लेते हैं। तो ये मेरा Q1 है और ये मेरा Q2 है। दोनों के सेंटर से सेंटर की जो दूरी है ये आपको दी गई है लेट्स से R, यानी कि 2 आवेश एक दूसरे से R दूरी पर है। क्या है, R दूरी पर है। अब बात यहां पर करते हैं कि Q1 और Q2 क्या है, आवेश है। अब आप बोलोगे कि क्या सर ये प्लस के हैं माइनस के, ये तो आपने बताया नहीं। कोई भी लो, यानी कि या तो दोनों प्लस के हैं या दोनों नेगेटिव के हैं या एक नेगेटिव एक प्लस के है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, बस प्रकृति चेंज हो जाएगी बल की, अदरवाइज कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, ठीक है। अब मेरी बात सुनना, ये क्या कहता है कि जब ये 2 आवेश एक दूसरे से R दूरी पर हैं तो इनके बीच में बल लगता है। अब मैं फिर बता रहा हूं, वो बल निर्भर करेगा, क्या वो बल अट्रैक्टिव है, क्या वो बल रिपल्शन है, यानी कि आकर्षण है या फिर प्रतिकर्षण है, ये निर्भर करेगा कि वो आवेश कैसे है। तो चलिए मैं मान लेता हूं ये प्लस का है और ये माइनस का है। तो ये कूलम का नियम क्या बोलता है, इन दोनों के बीच में एक आकर्षण बल लगेगा। पहली स्थिति ये हो गई। चलिए कोई कहता नहीं सर आप दोनों को प्लस बनाओ, तो चलिए दोनों को प्लस बना लेते हैं। जब दोनों को हम प्लस बना लेते हैं तो अब इनके बीच में क्या लगेगा, इनके बीच में प्रतिकर्षण लगेगा। है तो बल दोनों के बीच में ना। तो आप कोई भी प्रकृति के नेचर के अगर आप लेते हो तो या तो आकर्षण बल लगेगा या प्रतिकर्षण यानी कि रिपल्शन लगेगा, पर लगेगा तो बल। तो हमारा मेन फोकस बल पर है। किस पर है, बल पे। हमारा मेन फोकस है कि बल कितना होगा, हमें यह बताना है कि बल कितना होगा, ठीक है। सर क्लास पीछे चल मेरी आ गया सर जी, ओके ठीक है। अब चलिए समझते हैं क्या इस लॉ से हम समझते हैं। तो बेसिकली कूलम लॉ हमें क्या देता है, कूलम लॉ हमें देता है 2 चार्जेस के बीच में फोर्स, 2 जो चार्जेस होते हैं उनके बीच में जो बल लगता है। अब बल आकर्षण है प्रतिकर्षण है, वो निर्भर करेगा आवेश कैसे। हम तो सिर्फ बात करेंगे कि वो बल की मात्रा कितनी है, वो बल कितना है, बाकी दिशा हम देख लेंगे, डिपेंड करता है वो आवेश कैसा है, ठीक है। अब देखिए ये क्या बोलता है कि लेट से ये Q1 आवेश है, ये Q2 आवेश है, दोनों
दोनों के बीच में दूरी r है, दोनों के बीच में एक बल लग रहा है F। हमारा मेन फोकस किस पे है? इस F पे है। अब ये जो F होता है ये एक तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती होता है दोनों आवेश के गुणनफल पे, यानी कि दोनों के मल्टीप्लिकेशन के। ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि यही बल अब व्युक्त कर्मानुपाती होता है r स्क्वायर के। किसके? r स्क्वायर के। अब आप इसको समझो, ये हमने ग्रेविटेशन के लॉ में मैंने आपको बताया था। देखिए इसको आप उससे कंपेयर कर सकते हैं। गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या था? जब दो द्रव्यमान r दूरी पर होते हैं दोनों के बीच में क्या लगता है? बल लगता है। जब दो आवेश एक दूसरे से r दूरी पर होते हैं दोनों के बीच में बल लगता है। बट वो बल और इस बल में फर्क क्या है? वो बल सिर्फ और सिर्फ आकर्षण वाला बल होता है, अट्रैक्शन फोर्स होता है। बट ये अट्रैक्ट भी हो सकता है, रिपेल भी हो सकता है। पहला सबसे बड़ा अंतर। दूसरा अंतर, वो जो होता है जो दो द्रव्यमान के बीच की r दूरी में लगने वाला बल F है, वो किसी भी माध्यम में आप अगर रख दो, वो सिस्टम को आप किसी भी मीडियम में रख दो, वो बल नहीं चेंज होता। मेरी बात समझना, ये दो द्रव्यमान है, सेम द्रव्यमान सेम दूरी पर मैंने हवा में रखा, सेम सिस्टम को मैंने पानी में रखा, तो ये बल जो है, ये जो बल जो है ये चेंज नहीं होता गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशनल के अंदर। पर यहां पर ये चीज नहीं होती। यहां पर क्या होता है कि आपने अगर इन दोनों आवेश को r दूरी पर अभी हवा में रखा या पानी में रखा या कांच में रखा या वैक्यूम में रखा, हर केस में, हर एक केस में इसका बल चेंज होगा। तो इसीलिए ये जो बल होता है, कौन सा बल? ये कूलम्ब्स लॉ से जो हमें मिलता है, ये वाला जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना, जिसको हम बोलते हैं विद्युत स्थितिकी बल। ये जो बल होता है ये माध्यम पे निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है? माध्यम पे, यानी कि मीडियम पे। तो ये पॉइंट आप अच्छे से याद रखना, ठीक है। अब चलिए आगे समझते हैं। जब मैं इन दोनों को मिला देता हूं, किन दोनों को? इन दोनों को मिला देता हूं, तो हमें क्या मिलता है? Q1 Q2 बटा r स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जब हम इस चिन्ह को हटाएंगे तो हमें एक कांस्टेंट मिलता है k Q1 Q2 बटा r स्क्वायर। तो ये होता है हमारा कूलम्ब्स लॉ। जैसे वहाँ ग्रेविटेशन लॉ होता है, यहाँ कूलम्ब्स लॉ होता है। वहाँ पर फॉर्मूला G m1 m2 बटा r स्क्वायर होता है, यहाँ K Q1 Q2 बटा r स्क्वायर। तो आसान हो जाएगा याद करना। तो इसलिए ऐसी चीज़ों को आप याद रखना, ये जल्दी हमें याद करने के लिए हेल्प करती है, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा फोकस करना है कि सर आपने तो बोला था ये माध्यम पे भी निर्भर करता है, तो यहाँ माध्यम कहाँ से आया? तो माध्यम ना इस K से आता है, K से आता है, ठीक है। पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये जो K होता है ये होता है 9 × 10 की पावर 9। अब आप बोलोगे सर इसका यूनिट मात्रक, चलिए यहाँ से निकाल देते हैं। तो K का मात्रक कैसे निकालेंगे? K किसके बराबर हो जाएगा? F r स्क्वायर बटा Q1 Q2। F क्या है? न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम्ब स्क्वायर। तो ये जो K का मान होता है ये 9 × 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम्ब स्क्वायर होता है। क्लियर है? सभी को समझ में आ गया? अब मेरी बात सुनना, अब ये जो K होता है इसका भी एक फॉर्मूला होता है। K होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन, ठीक है। क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन। अब ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बाकी 11th क्लास में पूरा डिटेल में चलते हैं, ठीक है। एक भी होता है CGS में, हाँ ठीक है। बात समझ में आ रही है मेरी क्या कह रहा हूँ? तो K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, जहाँ पर ये जो एप्सिलॉन नॉट होता है इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है परमिबिलिटी। क्या बोला जाता है? परमिटिविटी, सॉरी। जिसको हिंदी में बोला जाता है विद्युतशीलता, है ना। ये विद्युतशीलता होती है, इसको बोला जाता है परमिटिविटी। अब ये जो परमिटिविटी होती है ना, ये मीडियम को समझाती है। किसको समझाती है? माध्यम वाला जो फैक्टर मैंने आपको बताया था ना कि ये जो बल होता है माध्यम पे भी निर्भर करता है, तो ये ऐसे निर्भर करता है। तो ये जो एप्सिलॉन होता है ये हमारे माध्यम के लिए होता है। अब ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा। तो इसका भी मान होता है 8.85 समथिंग कुछ होता है 10 टू द पावर। पर जब हम इस पूरे को सॉल्व करते हैं तो आंसर आता है 9 × 10 की घात 9। आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है, ज़्यादा अभी डिटेल में नहीं जाना है, ठीक है। हाँ 8.8 × 10 माइनस शायद 12 है या 13 है, चेक करना पड़ेगा, शायद 12 होता है, ठीक है। तो ये एप्सिलॉन की वैल्यू होती है, पर ये कहाँ होती है? वैक्यूम में होती है। कहाँ होती है? वैक्यूम में।
यानी कि निर्वात में, ये निर्वात का है, ठीक है। आई नॉट का मतलब होता है कि ये निर्वात में आपने निकाला है, बट अगर ये पानी में है, हवा में है, तो इसकी वैल्यू चेंज हो जाती है, एप्सिलॉन की वैल्यू चेंज हो जाती है, ठीक है। तो वो बात की बात है, ठीक है। बट मेरा पॉइंट यहाँ पर ये है कि एक के जो होता है, ये आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये माध्यम पे निर्भर करता है। तो जैसे जैसे आपका माध्यम बदलता है, मीडियम बदलता है, तो ये बल का जो मान है, जो इसका वैल्यू है, ये भी धीरे धीरे बदलता है, ठीक है। अब चलिए एक बार नोट्स में देख लेते हैं। यही सारी चीजें हैं जो आपके नोट्स में भी लिखी हुई हैं, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अगर आप नोट्स में देखेंगे तो यही सारी चीजें आपको मेंशन होती हुई दिखेंगी, ठीक है। तो यही चीज मैंने आपको बताई है, एफ के, जहाँ पर एक और फॉर्मूला आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जहाँ पर इसकी वैल्यू 9 × 10⁹ होती है। यूनिट ध्यान रखना न्यूटन मीटर स्क्वायर और कूलाम स्क्वायर बटा कूलाम स्क्वायर, ठीक है। बाकी मैंने आपको बता ही दिया है कि एफ के का मान क्या होता है, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब बात आता है कि सर इस पे क्वेश्चन कैसे आएंगे। तो चलो समझ में आ गया सर, आपने बता दिया, समझ में आ गया, बट क्वेश्चन कैसे आएंगे। तो क्वेश्चन आते हैं रिलेशन वाले। कैसे आते हैं? रिलेशन, संबंध वाले अगर आएंगे तो, ठीक है। सबसे पहले आपको बोलता है कि दो आवेश हैं Q1 और Q2, ठीक है। दोनों के बीच में दूरी है r, और दोनों जो हैं ये प्लस प्लस के हैं। कैसे हैं? प्लस प्लस के। तो दोनों के बीच में जो बल लग रहा है वो कैसा है? प्रतिकर्षण यानी कि रिपल्शन है, ठीक है। अब मेरी बात सुनना, यहां पर क्वेश्चन कैसे आएगा। क्वेश्चन ये कहता है अगर, ठीक है, क्वेश्चन कहता है अगर Q1 और Q2 दोनों को 2 गुना कर दिया जाए, ठीक है, और R को आधा कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए? हाफ। तो मेरा ये जो बल है नया वाला, ये कितने गुना हो जाएगा पिछले बल के। क्वेश्चन ऐसे आते हैं। फिर समझ लो मैं क्या कह रहा हूं। ये कह रहा है कि अगर दो आवेश हैं, दोनों के बीच में r दूरी है, दोनों के बीच में F बल लग रहा है। अब यदि दोनों आवेश को दुगना कर दिया जाए और दोनों के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए, तो अब इन दोनों के बीच में लगने वाला बल कितना होगा। चलिए फटाफट इसका जवाब दीजिए। सभी बच्चे जवाब देंगे। 16 गुना। वेरी गुड। लखाधीर का आंसर आ गया, अजय का आंसर आ गया है। तो इस तरीके के छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में देखिए क्या करेंगे। ऐसे क्वेश्चन में आपको बस ये देखना है कि आवेश को दोनों को दुगना कर रहा है, r को आधा कर रहा है। तो रिलेशन क्या आएगा? F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बटा r स्क्वायर, ठीक है। तो ये वाला रिलेशन काम में लेना है। अब चलिए देखते हैं इसको मैं कैसे लिख सकता हूं। देखो इन दोनों को डबल किया, इसको भी डबल किया, इसको भी डबल किया है, दो गुना किया है, तो ऊपर 4 हो जाएगा। नीचे r का स्क्वायर है। क्या है? r का स्क्वायर। तो r का स्क्वायर ये हाफ किया है। क्या किया है? हाफ। तो आप देखिए इसको, देखो ऐसे मैं आपको शॉर्ट में तरीका बताता हूँ। कई बार बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं ना, तो मैं डायरेक्ट आपको तरीका क्या बताता हूँ। लेट्स से पहले आवेश Q1 Q2 था, बाद में आवेश Q1 डैश और Q2 डैश हो गया, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ Q1 डैश मल्टीप्लाई Q2। अगर आपको टाइम लगता है कोई बात नहीं, बट इससे आप गलत नहीं करेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई, अब R तो नीचे था, ये ऊपर चला जाएगा, तो R2 स्क्वायर R1 स्क्वायर। ये किसके बराबर हो गया? F1 बटा F2। तो आप इसको इस्तेमाल कर लीजिए, ये आसान रहेगा आपके लिए, गलती नहीं करेंगे, ठीक है। पहले मेरा बल F था, अब मेरा F डैश है। पहले मेरा पहला आवेश Q1 था, अब हमारा 2Q1 है। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? ठीक है, सही कर रहा हूं ना मैं? ठीक है। तो इसको डबल किया 1/2, इसको किया यहां पर भी 1/2। यहां पर करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, R2 ऊपर है, R2 का स्क्वायर, R2 का स्क्वायर यानी कि R कितना हो गया है? आधा हो गया है। आधे का स्क्वायर करेंगे तो 1/4। क्या आ जाएगा? 1/4। क्लियर है सभी को? तो जब आप इस सबको सॉल्व कर लोगे तो F डैश कितना आ जाएगा?
16 गुना F का, यानी कि मेरा बल क्या हो गया है, 16 गुना बढ़ गया है। और देखने वाली बात भी तो है, बढ़ेगा ही ना। कैसे बढ़ेगा? आप आवेश को भी बढ़ा रहे हो, दूरी को भी घटा रहे हो, क्योंकि दूरी घटने से भी फोर्स बढ़ता है, आवेश बढ़ने से भी फोर्स बढ़ता है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना और आपको आंसर निकालने में आसानी होगी। तो ध्यान रखना, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो हमारा बल है, नया बल जो है, ये अब 16 गुना हो जाएगा पिछले बल की तुलना में। सभी को समझ में आया? कमेंट बॉक्स में यस लिखें एक बार। सभी को क्लियर है? चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। अब जरूरी नहीं है कि हर बार आपको आवेश में भी चेंज करेंगे। जैसे एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये बोल रहा है कि ये आवेश Q है और ये आवेश 2Q है। कितना है? 2Q। ये आवेश Q है, दूसरा आवेश कितना है? 2Q है। दोनों के बीच में जो दूरी है वो कितनी है? R है। क्या है? R है। अब ये कह रहा है कि इसी सेम सेटअप को मैंने अब ऐसे बनाया, ये Q है और ये 2Q है, बट दोनों के बीच में दूरी कितनी हो गई? 2R हो गई। कितनी हो गई? 2R हो गई। ठीक है, पहले इन दोनों के बीच में बल था F, अब हो गया F डैश। प्रश्न सुनना मेरा, प्रश्न ये है F डैश अनुपात F कितना होगा। अब चलिए इसका जवाब आप मुझे ट्राई करके दें। अब थोड़ा सा सोच समझ के इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, जल्दबाजी बिल्कुल मत करना। अब देखिए, आप एक चीज यहां पर जो नोट करेंगे वो ये है कि आवेश भली कितना भी हो पर वो बदल नहीं रहा है। Q का Q है, 2Q का 2Q है। इसका मतलब आवेश में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। जिसमें परिवर्तन हो रहा है वो है R। पहले R था, अब 2R हो गया है। पहले F था, अब F डैश हो गया है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, F का रिलेशन R के साथ क्या होता है? ये होता है। इसको मैं ऐसे लिख दूं, F बटा F डैश बराबर R2 का स्क्वायर बटा R1 का स्क्वायर। आराम से करोगे, जल्दबाजी बिल्कुल मत करना, गलतियां छोटी छोटी हो जाती है। F बटा F डैश, पहले R कितना था? R कितना था? R, अब डबल हो गया, डबल का स्क्वायर करना है तो ये हो गया 4R स्क्वायर। नीचे ऑलरेडी R स्क्वायर है, R स्क्वायर से R स्क्वायर कट गया, तो F बटा F डैश कितना आ गया? 4 बटा 1। पर हमें क्या पूछा है? F डैश और F का अनुपात, तो आंसर हो जाएगा 1:4। क्या सभी को ये चीज समझ में आई है? 4:1 आएगा। क्वेश्चन क्या पूछा है? F डैश और F का अनुपात पूछा है। ठीक है, तो यहां पर आपने गलती कर दी है, जल्दबाजी मत करना। ठीक है, ये हो जाएगा 1:4, ना कि 4:1। 4:1 तब होता जब F डैश पूछा है। ठीक है, तो थोड़ी बहुत गलतियां जो होती है यहीं पर होती है, हम जल्दबाजी कर देते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा क्या? 1:4। चलिए, इसी के साथ आज की क्लास को हम यहाँ एंड करेंगे। सर उल्टा कर दिया मैंने, हाँ बस वही ध्यान रखना, तभी तो मैंने बोला जल्दबाजी बिल्कुल मत करना। चलिए, आई होप सभी को आज की क्लास अच्छी लगी होगी, चीज़ें समझ में आई होगी। सभी अपना ध्यान रखना, ठीक है, और इस तरीके से ही पढ़ते रहना। तब तक हम इसी को आगे कंटिन्यू रखेंगे। बहुत सारी चीज़ें इंटरेस्टिंग इसमें आने वाली है, बस थोड़ा सा तसल्ली रखिए, जल्दबाजी बिल्कुल ना करिए। जो भी डाउट्स है, जिस भी टॉपिक पे है, उसको अपने पास रखें। जब वो टॉपिक आएगा वो डाउट्स लेके आए, हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए इसी के साथ आज की क्लास को यहाँ एंड करते हैं। तब तक सभी को मेरी तरफ से जय हिंद, वंदे मातरम।